आदर, अभिनंदन, आभार, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम जनहित संवाद में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं दमोह के सबसे लोकप्रिय शिक्षक। मुझे नहीं लगता कि उनके लिए किसी भी परिचय के वे मोहताज हैं, फिर भी मैं आपके लिए जानकारी देना चाहूंगा कि अवधेश श्रीवास्तव सर, जो कि हंस वाहिनी एजुकेशन संस्थान के संचालक हैं और जे इंस्टीट्यूट के भी संचालक हैं। तो आइए सीधा हम जुड़ते हैं सर से, और आज हम संवाद जो है वो विशेषतः शिक्षा के विषय में हम करने वाले हैं और युवा किस तरह से जो है गलत दिशा में प्रवाहित हो रहे हैं, हम उस पर आज चर्चा करेंगे। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। तो किसी भी प्रकार की फॉर्मेलिटी को हम ज़्यादा समय ना लेते हुए हम सीधा कार्यक्रम को प्रारंभ करेंगे। सर, सबसे पहला जो प्रश्न है वो यह है कि आज के जो युवा हैं, हम देखें अधिकांशतः युवा कहीं ना कहीं किसी न किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी में जुटे हुए हैं। सर, क्या लगता है कितने प्रतिशत जो युवा हैं सही दिशा की ओर प्रवाह कर रहे हैं? बिल्कुल सही है। पहले तो मैं धन्यवाद देता हूँ आपका कि एक सामान्य से शिक्षक को महत्व देने के लिए। और रही बात कितने प्रतिशत युवा सही दिशा में काम कर रहे हैं, तो मेरा ऐसा मानना है कि जितने भी युवा तैयारी कर रहे हैं उन लगभग सभी की दिशा सही है। बस कमी थोड़ी सी ये है कि उनकी या तो प्रारंभिक शिक्षा में कमी रही है, या अभी जो है वो किसी न किसी तरीके से गुमराह है। शुरुआत, सबका मन अच्छा है, सब तैयारी करना चाहते हैं, है ना। तो यहाँ ये कहना अनुचित होगा कि कितने प्रतिशत युवा, तो लगभग सभी अपनी तरह से अपने स्तर पर अपना 100% दे रहे हैं। लेकिन सर, देखने में आता है कि आज हम देखेंगे कोई आज है जो पुलिस आरक्षक की तैयारी कर रहा है, कभी वही यूपीएससी की तैयारी करने लगता है, कभी वही व्यक्ति आपको कहीं पे कोई यदि प्यून की ही वैकेंसी निकलती है तो वहां पे आवेदन करते हुए आपको मिल जाएगा जी। या कहीं आप देखेंगे कि कहीं आपको मिलेगा कि वह प्राइवेट जॉब करने लगा है, कुछ अपना धंधा पानी करना। तो हम ये नहीं बोल रहे हैं कि वह करना गलत है या सही है, लेकिन सर आपको नहीं लगता कि जो संकल्प होता है वो विकल्प रहित होता है? आपका क्या मत है? संकल्प जो है, आपका बिल्कुल सच कहना है कि संकल्प जो है वो विकल्प रहित रहता है। लेकिन आज के समय में युवाओं के पास बहुत ज्यादा अवसर नहीं है। वो केवल आज का युवा जो है वो पीएससी ऐसा या किसी एक पद तक नहीं, वो सरकारी नौकरी को लक्ष्य लेकर चलता है। सरकारी नौकरी उसका विषय आईएएस नहीं, उसका विषय पर्टिकुलर एक पद नहीं कि मैं पटवारी बनना, मुझे आरक्षक बनना। उसका मतलब ये है, उसका ये है कि मुझे सरकारी नौकरी चाहिए, कहीं पे भी सेटल, कहीं पर भी सेटल हो जाए, क्योंकि आपको भी पता है कंपटीशन बहुत बढ़ चुका है। तो सबका प्रयास ये कहीं ना कहीं सेटल हो जाए। तो हम उसको गलत नहीं कह सकते कि कभी आरक्षक कभी पटवारी, बस अवसर देख रहा है वो कि कहीं ना कहीं इस बेरोजगारी के दौर में मैं एक सरकारी की नौकरी के माध्यम से अपने परिवार को, घर को सुरक्षित कर सकूं। सर, एक व्यक्तिगत क्वेश्चन है ना, जो कि एक युवा के द्वारा ही पूछा गया है। सर, सुनने में आता है सर, आपके भी जब प्रारंभिक हम कैरियर की बात करें तो आपने भी बहुत संघर्ष किया और सुना है कहीं आप एक छोटी सी दुकान पे जो है 2-3 हजार रुपए की महीने की नौकरी करने को एक समय तैयार हो गए थे। कितनी सच्चाई है सर? हमारे दर्शक जानना चाहेंगे सर इस प्रश्न के माध्यम से। अब ये विषय उमर भाई बड़ा गंभीर हो गया, क्योंकि अगर मैं अपने पास्ट की ओर जाऊं जी, तो काफी ऐसी घटनाएं रही होंगी जो आज भी मुझे प्रभावित करती हैं। तो उस समय वक्त था कि बहुत सारे लोग, आज के समय में कई लोग अवेलेबल हैं, आप युवाओं को मार्गदर्शन देने के लिए अवेलेबल हैं, हम अवेलेबल हैं। इससे अगर 20 साल पहले पहुंच जाए तो बहुत सारे लोग मार्गदर्शक नहीं थे, और वो मार्गदर्शन के अभाव के कारण मैं इतना ज्यादा नहीं सोच पा रहा था कि फ्यूचर में मुझे करना क्या। 6वीं क्लास में जब मेरे पेरेंट्स ने मुझसे पूछा कि आप क्या करेंगे, तो मेरा पहला जवाब था कि मैं ऑटो रिक्शा चलाऊंगा। ऑटो रिक्शा चलाऊंगा। और जब मैं 12th पास हुआ तो मुझे एक ऑफर आया, एक अंकल है परिचय के, उन्होंने हम लोग से ये बोला कि सर वो न्यूज़पेपर बांटने का काम है, आप कल से आ जाइए, न्यूज़पेपर बांटने लगे, आप फ्री तो हैं। घर की स्थिति बहुत ज्यादा तो अच्छी नहीं थी, लेकिन हाँ फिर सोचा कि जाएं। एक दिन विचार भी बना,
एक दिन तो ये भी विचार था कि टोपी लाइन में बैठकर कपड़ों की दुकान पर भी काम किया जाए, क्योंकि मैं BCA कर रहा था उस समय जी। और BCA की जो फीस थी वो थी 550 रुपए, और 550 रुपए जुटाने के लिए मुझे काफी संघर्ष करना पड़ा। 550। तो उस 550 के लिए मैंने 20 रुपए प्रति माह के हिसाब से मैंने कोचिंग को प्रारंभ किया, जिसमें हर स्टूडेंट से मैं 20 रुपए प्रति माह लेता था, और 20 रुपए प्रति माह के हिसाब से मतलब 50 स्टूडेंट से मैं 1000 रुपए कमा लेता था। और उससे मेरी 20 रुपए में 1 महीने तक आप कोचिंग देते थे, और उसमें भी 1 घंटे, सवा घंटे, 1.5 घंटे क्लास होती थी, और संडे की छुट्टी नहीं होती थी। तो वहां से करियर का प्रारंभ हुआ। फिर एक समय ये भी आया कि और भी विकल्प थे, लेकिन जब तक मैंने होश संभाला किसी और काम को चुनने का, तब तक मैं एक शिक्षक बन चुका था। और फिर हमें उन बच्चों से लगाव हो गया, पढ़ाने से लगाव हो गया। शुरुआत हुई थी वो 550 रुपए से। आज कितना संतुष्ट है सर आप अपने कार्य को लेकर? आज अभी काम बाकी है, काफी कुछ करना है। दमोह क्षेत्र में, दमोह क्षेत्र जो है वो शिक्षा के क्षेत्र में मुझे लगता है कि बहुत पिछड़ा हुआ है, और आज भी यहाँ के युवा जो है वो गुमराह हैं। तो कहीं ना कहीं सही दिशा में दिखाना मेरा कर्तव्य होगा, मेरी ड्यूटी होगी। तो काम भी बहुत बाकी है, आप सबके सहयोग से करूँगा, आगे काम करेंगे। सर एक और महत्वपूर्ण सवाल है, और बहुत हम कह सकते हैं राष्ट्रव्यापी समस्या है। आज हमारे देश में जो शिक्षित और हाईली शिक्षित, हाईली एजुकेटेड युवा हैं, उनकी बेरोजगारी भी दिन ब दिन बढ़ रही है। हम आज देखेंगे PSC की तैयारी करने वाले, UPSC की तैयारी करने वाले, पोस्ट ग्रेजुएट, इवन PhD कंप्लीटेड स्टूडेंट्स आर रेडी टू वर्क एज ए प्यून। वो एक चपरासी की नौकरी भी करने के लिए तैयार। हम ये नहीं कहते कि कोई भी काम छोड़ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सर एक बहुत बड़ी समस्या है शिक्षित बेरोजगारों में। क्या लगता है, क्या कारण है इस बात का? देखिए, मैं आपको बता दूं, जो शिक्षित बेरोजगार है भारत में, जो शिक्षित बेरोजगार हैं वो 13% है, और अशिक्षित मतलब निरक्षर जो अंगूठा लगाने वाले हैं वो मात्र 3% है। ओके, मतलब शिक्षा के बाद ज्यादा बेरोजगार है। हाँ, और अशिक्षित मतलब निरक्षर व्यक्ति कम बेरोजगार है। और जो बड़ी बड़ी डिग्रीधारी जो PhD किए हुए हैं, डॉक्टरेट है, BE किया है ना, MBBS कर चुके हैं, वो उनकी निरक्षरता का कारण ये है, सरकार ने आंकड़े दिए हैं कि 85% जो डिग्रीधारी हैं वो अकुशल है। अकुशल है मतलब वो स्किल्ड नहीं है, स्किल्ड नहीं है। उनने BE तो किया है, लेकिन उनमें 85% जो डिग्रीधारी है वो अकुशल है, मतलब वो काम के लायक नहीं है। उनने काम किया है, लेकिन उनने केवल डिग्री, भारत का एक सिस्टम है हमारे यहाँ, केवल डिग्रियों को महत्व दिया जाता है ना, शिक्षा पर, स्किल पर काम नहीं किया जाता है। आपने देखा होगा जो प्राइवेट स्कूल है, प्राइवेट स्कूल अगर किसी टीचर को रखता है, या हम कोचिंग संचालक हैं किसी टीचर को रखते हैं पढ़ाने के लिए, तो हम लोग उससे कहते हैं कि आप क्लासरूम में जाएं, स्टूडेंट को डेमो दें, स्टूडेंट को आप पढ़ाएं, अगर स्टूडेंट सेटिस्फाइड होंगे तो हम आपको एज ए टीचर रखेंगे। और एक गवर्नमेंट स्कूल अगर किसी टीचर को रखता है तो वो B.Ed देखेगा, D.Ed देखेगा, परीक्षा देखेगा, और डिग्री होने से कोई भी व्यक्ति शिक्षक नहीं बनता। ऐसा मानना है मेरा कि शिक्षक पैदा होते हैं, बनाए नहीं जाते। तो ये मतलब ऐसा नहीं कि हम B.Ed करके शिक्षक बन ही जाए, ये नहीं है कि B.Ed कर लिया तो शिक्षक बन गया। यहाँ कार्यकुशलता की कमी, और जहाँ कार्यकुशलता की कमी होगी वहाँ स्वाभाविक बात है, जब आप BE किए हो, आपको खुद कॉन्फिडेंट नहीं है कि हम उस काम के योग्य हैं, तो आप दूसरा काम ढूंढो। तो ये एक ऐसा कारण है। तो क्या लगता है सर, इसको जो गैप आ रहा है, इस कमी को कैसे पूरा किया जा सकता है? क्योंकि हम देखें सरकार भी कहीं ना कहीं स्किल इंडिया प्रोग्राम चला रही है, बिल्कुल, लेकिन सर जमीनी स्तर पे सुधार नहीं आ रहे हैं। कैसे सुधार ला सकते हैं? देखिए, मैं आपको एक छोटी सी बात से जोड़ता हूँ, मैं व्यक्तिगत बताता हूँ। जब मैं 10 या 12 वर्ष का हुआ, तब मैंने अपनी माँ से एक बात सीखी। मेरे घर में उस समय मतलब गाय को पाला गया, गैया जो होती हैं वो हमारे घर में पाली जाती थी। तो हमने ये देखा कि जो हमारी माँ है वो उस गाय से बात करती थी, उसका नाम बुद्धि था। वो गाय से बात करती थी, और
बात इस लेवल की करती थी कि वो खो जाती थी उससे बात करने में। एक बार कुछ लोग गाय पकड़ने वाले आए, गाय पकड़ के ले भी गए, है ना। हम लोग ढूंढने गए, पता चला कि इस घर में गाय है। हम लोग ने देखा कि भाई, उससे पूछा कि आपकी गाय हमारी है, आपके घर के अंदर वाली हमें चाहिए। उसने मना कर दी। तो माँ ने बाहर से आवाज लगाई, गाय का नाम था बुद्धि। जब हमारी माँ ने आवाज लगाई बुद्धि, तो उसने आवाज से अंदर दी ये है कार्यकुशलता, कि हम जो भी काम कर रहे हैं उससे हमारा लगाव होना चाहिए। केवल काम नहीं कि हम गाय को पाल रहे हैं, उससे लगाव होना चाहिए। और अगर आपका लगाव होगा, आपका बी से लगाव है ना, आपका मेडिकल लाइन से लगाव है, आपका शिक्षक से लगाव है, तो आप में कार्यकुशलता अपने आप बने। बिल्कुल। तो दर्शकों, यहाँ जो हम यदि इसका एक निष्कर्ष निकालें, तो यदि आप इफ यू आर नॉट डेडिकेटेड विद द वर्क यू आर डूइंग, आप यदि संकल्पित नहीं है, समर्पित नहीं है, प्रतिबद्ध नहीं है, तो आप फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपना ही नुकसान कर रहे हैं। तो सर, एक और बात आती है, कहीं ना कहीं जो युवा है, हम मानते हैं सरकार की अपनी जिम्मेदारियां होती हैं, बिल्कुल होती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं युवा नहीं सीख रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट तो किसी को नहीं रोक रही ना कि भैया तुम नहीं सीखो या तुम नहीं पढ़ो या प्रैक्टिकल नॉलेज आप गेन नहीं करो। तो आपको लगता है सर, कहीं ना कहीं युवाओं का भी उसमें उतनी ही कमी है जितनी की जनप्रतिनिधि या जिम्मेदार लोगों की कमी है? देखिए, क्या लगता है सर आपको? जो आज का युवा है या जो भी व्यक्ति हैं जो बेरोजगार हैं, यहाँ सबसे बड़ी समस्या, यहाँ लोग गुमराह है। मतलब अपनी भाषा में कहना चाहिए बुंदेलखंडी में कि कान के कच्चे हैं जी। किसी ने कह दिया बी में करियर है, बी की दौड़ पड़े। किसी ने कह दिया बीएड में फायदा है, बीएड की तरफ दौड़ पड़े। व्यक्ति खुद के अंदर की आवाज नहीं सुन रहा कि हम क्या चाहते हैं। हर व्यक्ति में, आप भी समझते हैं, हर व्यक्ति में एक ऐसा गुण होता है जो दूसरों से उसको अलग बनाता है। व्यक्ति उसकी तरफ कभी देख ही नहीं रहा। एक आपने भी नाटक बचपन में देखा होगा, शक्तिमान। हाँ, उसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण बात उसने कही, होता है जब आदमी को अपना ज्ञान, कहलाया वो शक्तिमान। जब आपको अपना ज्ञान होगा, तब आप शक्तिमान कहलाओगे। यहाँ लोगों को अपना ज्ञान है, हम क्या हैं, लोग ये नहीं समझ पा रहे। इस कारण से कोई बीएड कर रहा है, कोई एलएलबी कर रहा है, कोई बीई कर रहा है, और ये केवल एक भेड़ चाल चल रही है कि दोस्त बीई कर रहा है तो हम भी बीई कर रहे हैं। लोग दोस्त इंदौर में कोचिंग तैयारी करने गए तो हम भी जाएंगे। यहाँ लोग खुद के मन की आवाज नहीं सुन रहे, सेल्फ एनालिसिस नहीं कर रहे। और जिस दिन व्यक्ति खुद को सोचेगा कि हमें क्या ऐसा लगे जो दूसरों से अलग बना, ऐसा कौन सा काम है जो हम बेहतर कर सकते हैं, वो करेगा, बेरोजगारी भी खत्म होगी और लोग देश का विकास भी होगा। निश्चित ही मैं आपकी बात से सहमत हूँ सर। मैं भी एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, तो उसमें बताया कि लगभग 60% ऐसे युवा हैं, मतलब 60% वैकेंसी जो भी हम बेरोजगारी की बात करें उनको भरा जा सकता है, लेकिन वही बात जो आपने कहा कि वो स्किल्ड नहीं है। तो बिल्कुल सर, मैं इस बात से हम सहमत हैं। क्या लगता है सर, कहाँ आज भी हम चूक कर रहे हैं? आज हमें आज़ाद हुए लगभग 75 वर्ष हो चुके हैं, और फिर भी हम विकसित की जगह विकासशील कैटेगरी में आते हैं। बिल्कुल सही बात है। आज भी हम विकसित देश नहीं है, भारत एक विकासशील राष्ट्र है, और इसके कई कारण हो सकते हैं। अंधविश्वास भी हो सकता है, रूढ़िवादिता भी हो सकती है, शिक्षा का अभाव भी हो सकता है, धार्मिक मतभेद भी हो सकते हैं, ये सभी कारण हैं। और मेरा व्यक्तिगत ऐसा मानना है कि जो अमेरिका है उसको आज़ादी भी पहले हुई। 1776 में अमेरिका जो है वो दासता से मुक्त हो गया, और भारत, मतलब अमेरिका 300 वर्ष, लगभग 150 वर्ष जो है अमेरिका गुलाम था, और भारत 300 वर्ष। तो ये कहीं ना कहीं ये भी कारण है कि हमने शुरुआत काफी लेट की, लेकिन और भी कारण है जिनके कारण हम विकसित नहीं, विकासशील में आते हैं। साथ में एक बात और मैं जोड़ूंगा कि 19वीं सदी जो है यदि इंग्लैंड की रही है, 20वीं सदी जो है अमेरिका की रही है, तो 21वीं सदी विश्वास मानिए निश्चित ही भारत की होने वाली है। बिल्कुल सर। तो कैसे सर हम जो ये रूढ़िवादी सोच है ना, जो धर्म के नाम पे आज लोग लड़ने भिड़ने तैयार है, और भी जो समस्या है बेरोजगारी, कैसे समाप्त किया जा सकता है? देखिए, अगर धर्म सुधार की बात की जाए तो ये काम जारी है। ऐसा नहीं है कि लोगों की सोच बदल है, काम जारी है। बचपन में, मतलब
पहली दूसरी का बच्चा भी चिल्लाता है। जब भी आप देखेंगे 26 जनवरी पर रैलियां निकलेंगी, हम सब एक हैं, निश्चित। तो शुरुआत तो हमने कर दी है। हम उन बच्चों के मन में भर रहे हैं, हम सब एक हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई। निश्चित ही हमने शुरुआत तो कर दी है, बस रिजल्ट कुछ समय बाद आपको निश्चित ही देखने मिलेगा। सर, जैसा कि हम सभी जानते हैं, आपके माध्यम से अनेकों युवाओं के विभिन्न परीक्षाओं में जो है सिलेक्शन हुए हैं। सर, तो हमारे माध्यम से हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि एक आदर्श तैयारी के उचित मापदंड जो हैं वो क्या होने चाहिए, ऐसी क्या क्वालिटीज हैं जो विनर्स के अंदर होती हैं, जो सिलेक्ट होते हैं सर? क्योंकि कहीं ना कहीं आपने भी कई लोगों को तैयार किया है। बिल्कुल। आज वो सक्सेस। आदर्श तैयारी के लिए बहुत लंबी बात ना रखते हुए मैं संक्षिप्त में अगर कहूँ तो आदर्श तैयारी के लिए सबसे पहले ये जरूरी है सही समय पर उठना। अगर आप सही समय पर उठते हैं तो क्या होता है, जैसे मोबाइल में भी हम कोई फाइल डाउनलोड कर रहे हैं, कोई मूवी डाउनलोड कर रहे हैं, तो हम वो तब डाउनलोड करते हैं जब हम उसकी 100% चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं जब हम सुबह से सो कर उठते हैं तो हम 100% हमें बैटरी चार्ज होती है, उस समय हमें शिक्षा संबंधी कार्य करने चाहिए। लोग रात में पढ़ रहे हैं कि सर हम 3 बजे रात में पढ़ लेंगे, तो 3 बजे रात में मतलब आप रात में 9 बजे से पढ़ने बैठे तो आपकी बैटरी दिन भर में बची है 20%, और 20% ऊर्जा आप शिक्षा में लगा रहे हैं, निश्चित ही आपको अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे। सुबह उठकर पढ़ना चाहिए। लोगों को बैठने का जो प्रॉपर तरीका है, अगर आपने भी देखा होगा, अगर हम दिन भर ये वजन उठा रहे हैं, हाथ से लिख रहे हैं, तो हमें थकान नहीं होगी। लेकिन अगर हमें डंबल को जिम में जाकर अगर 20 बार भी चलाएंगे तो हमें पेन होगा। क्या कारण सिर्फ इतना है कि जहां टेक्निक से काम होगा जी, वहां आप दिन भर का काम कुछ ही मिनटों में कर लेंगे। तो यहाँ क्या है कि अगर आप पढ़ने बैठे तो पढ़ते समय अगर आप जो पढ़ रहे हैं आपके दिमाग में वही चलेगा ना, तो जो लोग 8 घंटे में जो पढ़ते हैं ना, वो आप मात्र 1 घंटे में पढ़ पाओगे। शर्त क्या है, मैं क्लास में भी बताता हूं, अगर आप पढ़ने बैठे हैं तो आपका जो टेबल, आपकी कमर, रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए, आपका फोकस आपके दिमाग में वही लाइन चलनी चाहिए जो आप पढ़ रहे हैं। अगर उसको पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ता था, दिमाग डाइवर्ट होता था, इधर उधर जाता था, तो मैं क्या करता था कि खुद को ऐसा मारता था और बोलता था कि जितना जो भी सोचना है वो सोच लो, क्योंकि जैसे ही पढ़ने बैठते हैं दिमाग में पता नहीं कहां से ख्याल आते, तो मैं खुद को मारता था और खुद से ये कहता था जितना सोचना है सोच लो। फिर मैं जो अच्छे से अच्छा हो सकता है वो भी सोच लेता था, और जो खराब से खराब हो सकता है, हर विषय में अच्छे से अच्छा और खराब से खराब सोच लेता, फिर उसके बाद फिर फोकस। लेकिन अब जब मैं जिस लाइन को पढ़ूंगा तो सिर्फ वही लाइन जो है हमारे दिमाग में चलनी चाहिए, और ऐसा करके मैं 8 घंटे ना पढ़कर 1 घंटे में भी उतना पढ़ सकता हूं जितना लोग 8 घंटे में पढ़ सकते हैं। सर, एक और चीज है, देखने में आती है, हम और आप देखते हैं कि बहुत सारे, आज हम देखें हर दूसरा युवा है कहीं ना कहीं किसी न किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा है, लेकिन यदि हम उनसे पूछे कि आप कितने घंटे पढ़ते हैं तो वो प्रॉपर से जवाब नहीं दे पाते। तो तैयारी तो वो 1 साल से कर रहे हैं, क्या लगता है सर, आपको लगता है सर वो अपना फ्यूचर कहीं ना कहीं बर्बाद कर रहे हैं? देखिए, क्योंकि तैयारी तो 1 साल से कर रहे हैं, हाँ। लेकिन कोई नहीं है कि किस दिन कितना पढ़ रहे हैं। बिल्कुल। इस विषय में आपका क्या है? देखिए, जो मित्रता है जी, अगर वो घड़ी देख कर की जाए जी, तो मित्रता है। ठीक है। किसी भी रिश्ते को, किसी भी काम को अगर घड़ी देख कर अगर कोई करे तो वो काम नहीं है। घड़ी देख कर जो काम हो काम, तो मैं नहीं मानता कि पढ़ाई जो है वो घड़ी देख कर होनी चाहिए। समय के अनुसार उसको क्वांटिटी में ना लेकर उसको क्वालिटी में होना चाहिए। क्वालिटी में होना चाहिए। वर्क अगर क्वांटिटी में करोगे, संख्या में 1 घंटे 2 घंटे 5 घंटे काम नहीं हुआ, काम क्वालिटी में होना चाहिए। आज हमें मानव शरीर विज्ञान पढ़ना है, ये हमारा लक्ष्य है, ये क्वालिटी में पढ़ाई। आज हमें परमाणु संरचना के बारे में अध्ययन करना है, आज हमें मुगल साम्राज्य को पढ़ना है, आज ही पढ़ना है। ये जब जहां सोच होगी, क्वांटिटी में नहीं क्वालिटी में जवाब, कॉन्सेप्ट को हमें क्लियर करना पड़ेगा, तो क्वालिटी में जब वर्क होगा तो निश्चित ही सफलता मिलेगी। सर, एक और युवा है, पूछते हैं कि बढ़ते शिक्षित बेरोजगारों की समस्या को देखते हुए वैकेंसी की संख्या कैसे बढ़ाई जा सकती है? क्योंकि जिस गति से बेरोजगारी बढ़ रही है उसी गति से वैकेंसियों की संख्या कम हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस अनुपात को कैसे समांतर में लाया जा सकता है? देखिएगा, पहले तो हम ये क्लियर कर लें कि कोई भी सरकार रोजगार नहीं देती है। रोजगार देने का काम कंपनियां करती हैं,
विभाग करते हैं, फैक्ट्री करते हैं, रोजगार ये देती है। सरकार केवल एक माध्यम है। और हालांकि ये भी आज के समय में सच होगा, क्योंकि जो जितने भी पेपर हो रहे हैं, एग्जाम डेट हो रही है ना, तो किसी एक तो भर्ती की घोषणा नहीं हो रही है, और अगर भर्ती की घोषणा होती है तो प्रवेश पत्र नहीं आ रहा है, प्रवेश पत्र आ जाए तो परीक्षा नहीं हुई, और परीक्षा हो जाए तो फिर रिजल्ट नहीं आ रहा, और अगर रिजल्ट भी आ गया तो फिर ज्वाइनिंग लेटर तो समस्या तो कहीं ना कहीं है। और इसका जो निराकरण है वो सरकार ही कर सकती है, या जब अन्य युवा, जैसे हम लोगों ने एक अनशन किया था ऑनलाइन अनशन, तो सब जब मिलकर अपनी बात को रखेंगे कि बेरोजगारी अगर है, आपको पता है बेरोजगारी है, हमें पता है बेरोजगारी है, शिक्षित बेरोजगार हैं, तो आज का समय अपने हक छीनने का है। तो क्यों ना अगर बेरोजगारी है और लोग जानते हैं, तो क्यों ना उन मुद्दों को सरकार के पास रखा जाए, क्यों ना उन विषयों को रखा जाए। और यहाँ क्या हो रहा है, लोग अपनी बात कह नहीं रहे। आप मेरी बात से ताल्लुक रखेंगे, जहां लोग यहाँ लड़ तो रहे हैं जी, लेकिन किससे लड़ना है ये पता नहीं है। और इसके ही कारण जो वैकेंसियों की संख्या है वो घट रही है, क्योंकि लोगों को पता है कि हाँ, आप भी बोल रहे हैं कि नौकरियों की संख्या जो हो रही है वो घट रही है, कई जगह पद खाली है, निश्चित ही खाली है। तो इसके लिए आंदोलन होने चाहिए ना, लोगों को अपनी बात रखनी चाहिए ना। लोग लड़ रहे हैं किससे? हमसे लड़ रहे हैं, आपसे लड़ रहे हैं, जिससे लड़ना चाहिए। लोगों को ये नहीं पता कि मैं लड़ना चाहिए, जिनको जगाना चाहिए उनको नहीं जगा रहे। और इसके कारण से, और ये तब तक सिलसिला जारी रहेगा जब तक हम धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर और अन्य विवादों के आधार पर जब तक हम वोट देते रहेंगे, ये पद ऐसे ही खाली रहेंगे। ये ऐसा मेरा मानना है। सर, आप इस बात से कितना सहमत हैं? आज भी कितने स्कूलों में शिक्षक, स्कूलों कॉलेजों में हम बात करें, शिक्षकों की भर्तियां, मतलब शिक्षकों की कमी है, पुलिस विभाग में पुलिस अधिकारियों की कमी है, निश्चित ही कमी। अस्पतालों में हमने कोविड में देखा सर कि डॉक्टरों की कितनी ज्यादा कमी है। बिल्कुल। क्या लगता है सर, ये इस कमी को कैसे पूरा किया जा सकता है, और शासन प्रशासन को कैसे जो है जागरूक किया जा सकता है इसके प्रति? देखिएगा, जब तक हम एक दूसरे की टांग खींचते रहेंगे ना, तो जिसके सामने अपना विषय रखना है, हम बात रख ही नहीं पाएंगे। अगर आज कोई भी संस्था, कोई भी समूह, कोई भी आंदोलन करता है, तो हमें उसको बेफिक्री के साथ उसका समर्थन या विरोध करना चाहिए। हर व्यक्ति गलत नहीं। अगर रोजगार के लिए कोई आंदोलन कर रहा है तो वो राजनीति चमकाना नहीं। हम लोगों ने पिछली बार आंदोलन किया, कई लोगों ने उसको कह दिया कि इनको राजनीति करना है, इनको चुनाव लड़ना है, इन विषयों पर रख दिया, जबकि उसका उद्देश्य ये था कि हम केवल बेरोजगारी की जो समस्या है, जो भर्तियां नहीं आनी, उसको क्रम से लाने का काम है। तो जब कोई ऐसे आंदोलन होती तो सभी को मिलजुल कर काम करना चाहिए। जब सब मिलजुल कर बात करेंगे, क्या सर आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं आप बहुत सारे युवाओं के साथ जो एक अनशन किया था आप लोगों ने, मैंने देखा उसको, और कहीं ना कहीं बहुत सारे युवा कहीं ना कहीं वो भी बेरोजगार ही हैं और वो भी आपका विरोध कर रहे थे, तो आप लड़ किसके लिए रहे थे? आप व्यक्तिगत के लिए लड़ रहे थे या बेरोजगार युवाओं के लिए लड़ रहे थे? और क्यों वो, और यदि ऐसा है तो क्या कारण है कि वो इस बात को समझ ना सके? देखिए, एक मेले में एक वो लाल कलर वाला चश्मा आता है, उस चश्मे को लगाने के बाद आपने देखा वो बचपन में वो मेले में मिलता है वो लाल कलर का। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैंने भी लगाया हुआ है बचपन में। उसको लगाने के बाद क्या दिखता है आपको? बिल्कुल लाल, जहाँ देखो लाल ही दिखता है। वैसे लोगों के मन में भरा है, जिनके मन में राजनीति भरी है, उनको सब लगता है कि सभी लोग राजनीति, लोग समाज सेवा नहीं समझते, लोग शिक्षक नहीं समझते। तो ऐसे लोग विरोध करते हैं, करने दीजिए, उनका काम विरोध करना है। लेकिन हाँ, ये है कि बाकी अधिकांश लोगों को उसमें सहयोग करना चाहिए। युवाओं को एक मंच पे कैसे लाया जा सकता है? युवाओं को मंच पर लाने के लिए आप और हम जैसी संस्थाएं हैं, आप जिन संस्थाओं से जुड़े हैं, हम नेताजी ग्रुप से जुड़े हैं, जब ये संस्थाएं सब मिलकर काम करेंगी तब युवा एक साथ आएगा। सर, एक युवाओं की जो है दिनचर्या क्या होनी चाहिए? आज हम देखें युवा, यदि हम बात करें, मैं खुद एनालिसिस करता हूँ और कहीं ना कहीं मैं भी उसका अपवाद नहीं हूँ, हालांकि मैं तो बहुत कोशिश करता हूँ, मैंने काफ़ी कंट्रोल किया हुआ है, अपने कार्यों पे ध्यान देता हूँ। आज के जो युवा हैं, 24 घंटे में हम देखें
4-5-6 घंटे 7 घंटे सोते हैं, खाना पीना खाते हैं, नहाते धोते हैं, बाकी का 80% जो समय है कहीं ना कहीं पे मोबाइल में, चाहे वो फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, इंस्टाग्राम हो, इसमें लगे हुए हैं। क्या लगता है सर, ये कितना सही और कितना गलत है? देखिए, एक निबंध हम पढ़े हैं 10th क्लास में वंडर ऑफ साइंस का जी, उसमें स्पष्ट बात आती है, साइंस इज ए गुड सर्वेंट बट इट इज अ बैड मास्टर। तो बात रही है, विज्ञान जो है एक अच्छा मास्टर है, बस उसका हम कैसे यूज कर रहे हैं हमारे ऊपर डिपेंड करता है ना। मोबाइल है, आप चलाइए, लेकिन उतना चलाइए जितना आपके लिए आवश्यक है। और रही बात दिनचर्या की, तो मैं शिक्षा जगत से जुड़ा हूँ, तो मैं विद्यार्थियों के लिए कहूँगा, कई ग्रंथों में लिखा है, वेद पुराण में लिखा है, काग चेष्टा बकोधनम, अल्पाहारी, स्वान निद्रा, सदाचारी, विद्यार्थी पंचलक्षण। तो इसको फॉलो करें, इस दिनचर्या को अपनाएं, है ना। काग चेष्टा, कौवे जैसी चेष्टा होनी चाहिए जी। कौवे को अगर बुक चाहिए तो वहां बैठेगा, यहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा, और आखिर में वो ये ले जाएगा। बिल्कुल। बकोधनम, बगुले की जैसा ध्यान। बगुला, आपको जानकारी होगी, बगुला जब शिकार करने के लिए बैठता है तो वो एक पैर ऐसा जमीन पर रखता है और एक पैर ऐसा ये रखे रहेगा जब तक उसके पैर के नीचे से मछली ना आए, और जैसे ही मछली आएगी उसको पकड़े। तो बगुले जैसा ध्यान होना चाहिए। स्वान निद्रा, कुत्ते जैसी नींद, ऐसे नहीं 10 घंटे सो रहे, दिनचर्या नींद उतनी होनी चाहिए 7 या 8 घंटे। तो स्वान निद्रा होनी चाहिए, अल्पाहारी होनी चाहिए, पिज्जा बर्गर ये सब नहीं, मतलब जो भोजन पौष्टिक आहार जो है उसको ग्रहण करना चाहिए, अल्पाहारी होना चाहिए, सदाचारी होना चाहिए। एक महत्वपूर्ण बात हम आपके माध्यम से कह रहे हैं, महात्मा गांधी ने एक शिक्षा की परिभाषा दी जी। उनका ये कहना था कि शिक्षा वो है जिसमें व्यक्ति का मानसिक, शारीरिक और आत्मिक विकास हो। अगर एक स्टूडेंट है जिसके 90% बने हैं जी, तो उसका शारीरिक, उसका मानसिक विकास हुआ है 90%। वो जिम जाके सिर्फ एफ भी बना लेता है तो उसका शारीरिक विकास भी होगा। अब बात आती है आत्मिक विकास। जिसका आत्मिक विकास नहीं है उसको पता ही नहीं होगा कि हमें गुरु से कैसे बात करनी है, रिलेटिव से कैसे बात करनी है, माता पिता से कैसे बात करनी है। तो ये सब बातें जो है वो शिक्षा में शामिल होनी चाहिए। और दिनचर्या जो जैसे मैंने बताया कि वो अल्पाहारी, सदाचारी, विद्यार्थी पंचलक्षण, इनके हिसाब से अगर दिनचर्या हो। भोजन की बात करें दिनचर्या में, तो भोजन लिखा है कि जो भोजन है, सुबह का भोजन होना चाहिए राजा की तरह, जो नाश्ता होता है वो राजा की तरह होना चाहिए। दोपहर का भोजन व्यापारी की तरह होना चाहिए, और रात का भोजन भिखारी की तरह होना चाहिए। लेकिन हो रहा है उल्टा। हाँ, लोग रात का भोजन कर रहे हैं राजा की तरह, तो दिनचर्या स्वाभाविक अस्त व्यस्त होगी और जिसका शारीरिक और मानसिक तौर पर नुकसान होगी निश्चित ही। सर, एक और मैं विषय पे आपका मत जानना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं आज के युवा परिचित हैं कि उनके अधिकारों का हनन कौन कर रहा है। कहीं ना कहीं कोई भी जनप्रतिनिधि है या कोई भी नेता है, चाहे वह किसी भी पार्टी का हो, किसी भी बैनर का हो, किसी भी राजनीतिक संगठन से ऊपर ताल्लुक रखता हो, एक लहर चल रही है कि एक तरफ पर लोग समर्थक हैं तो वह समर्थन ही कर रहे हैं, चाहे वह गलत हो या सही, और एक तरफ यदि विरोधी हैं तो वह विरोध ही कर रहे हैं, चाहे वह व्यक्ति गलत हो या सही। ठीक है, तो क्या आपका विचार है सर, यहाँ पे क्या किस बदलाव की जरूरत है युवाओं को? देखिए, मैं राजनीति का विद्यार्थी नहीं हूँ, ना राजनीति से बहुत ज्यादा ताल्लुक है, लेकिन एक शिक्षक के नाते में ये कहूँगा, अति हमेशा वर्जित है। अगर आप आवश्यकता से अधिक भोजन ग्रहण करोगे अपच हो जाएगा। आवश्यकता से अधिक कोई भी कार्य हो वो नुकसानदायक। अगर किसी की सहायता भी हम कर रहे हैं, आवश्यकता से अधिक कर रहे हैं, तो वो फिर हम पर डिपेंड हो जाएगा। तो यहाँ किसी का समर्थन गलत नहीं है, समर्थन करना चाहिए, समर्थन अच्छी बात है, लेकिन जरूरत से ज्यादा नहीं होना चाहिए। किसी को फॉलो करना गलत नहीं है, लेकिन अंधों की तरह फॉलो करना वो गलत है जी। किसी का सहयोग करना, समर्थन करना अच्छी बात है, आप समर्थक हैं, ये अच्छी बात है, लोगों को एक दूसरे का समर्थन करना चाहिए, लेकिन जहां व्यक्ति गलत है उस गलत को भी हमें बेबाक तरीके से कहना आना चाहिए कि यहाँ गलत का विरोध भी करना आना चाहिए। सही के साथ खड़े होना सही है, तो गलत का विरोध करना उससे ज्यादा सही है। आप फॉलो करें, लेकिन एक हद तक, एक सीमा होनी चाहिए, उस सीमा के आगे किसी का समर्थन नहीं करना चाहिए। एक सेल्फ एनालिसिस भी करें, मंथन भी करें। आपको नहीं लगता सर, कहीं ना कहीं निजी लाभों के लिए जो है आजकल के युवा, हम देखें, लोगों को पता है, हम किसी विशेष जिले की बात करें, लोग जानते हैं कि हाँ यह नेता इससे बेहतर भी कर सकता था,
फिर भी अंधों की तरह आगे पीछे लगे रहते हैं, क्या जरूरत है? क्योंकि यदि सर हम बात करें फॉरेन कंट्री की, कहीं किसी नेता का या किसी भी व्यक्ति का आना जाना होता है तो उसके आसपास आपको वह व्यक्ति या उससे जो जुड़े अधिकारी या लोग हैं वह देखने को मिलेंगे। लेकिन यदि हम कहीं अभी हम इंडिया की बात करें, मैं किसी पर्टिकुलर पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ या मैं किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ, आप देखेंगे कि पता चला कि इस गांव में या इस जगह पे या इस क्षेत्र में ये नेता का आगमन होना है, तो लोग उनसे प्रश्न करने की जगह फूल माला लेके खड़े हो जाएंगे। ठीक है, सम्मान भी करें आप, लेकिन अपने अधिकारों की मांग क्यों नहीं करते? क्या कारण है? आप इस बात से कितना सहमत हैं? देखिए, लोग निजी लाभों के लिए कहीं ना कहीं दूसरों को फॉलो करते हैं, अनुसरण करते हैं। लेकिन ठीक है, स्वागत करना सही है, सम्मान करना, फूल माला सही है, लेकिन जब जनप्रतिनिधि आपके बीच में आते हैं तो उनसे आप सार्वजनिक बात भी करें। मैं ये नहीं कहता कि आप फूल माला से स्वागत ना करें, उनको साथ श्रीफल भेंट ना करें, आप करें, लेकिन उनके साथ अपनी बात भी रखें। उनसे ये भी पूछें कि क्या योजना है, हमारे लिए क्या योजना है, ये भी पूछे तो अच्छा लगेगा। सम्मान करें, लेकिन एक क्वेश्चन भी हो सकता है, एक प्रश्न हो सकता है, और जरूरी नहीं कि विरोध ही करके। आप माता पिता से जैसा मांगते हैं, बड़े भाई से जैसा मांगते हैं, वो आपके जनप्रतिनिधि, उनसे आप खुलकर अपनी समस्याओं को रखें और एक सारगर्भित बात करें। केवल फूल माला है बस अर्पित ना करें और वही अंधे भक्त वाली बात, अंधों की तरह फॉलो ना करें, अपनी एक निष्पक्ष सोच रखें। तो दर्शकों, आज के कार्यक्रम में इतना ही, और एक हम आपको हमारे कार्यक्रम के माध्यम से एक अपील करना चाहेंगे कि जैसे कि कोविड फिर से बढ़ रहा है, तो आप सभी लोग सुरक्षित रहें, मास्क का उपयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का उपयोग करें। यदि अभी तक आपने वैक्सीनेशन नहीं कराया है तो वैक्सीनेशन भी कराएं और कोविड अनुरूप व्यवहार का पालन करें। दर्शकों, हमारे जनहित संवाद कार्यक्रम का उद्देश्य है कि कैसे हम जनहित कर सकते हैं, उन मुद्दों पर हम अलग अलग प्रतिनिधियों को लेकर आते हैं, ऐसे लोगों को लेकर आते हैं जो लोकप्रिय हैं, जिनको लोग फॉलो करते हैं। तो इसी कड़ी में आज हमारे साथ थे हमारे जिले के सबसे लोकप्रिय शिक्षक, हम कह सकते हैं, अवधेश श्रीवास्तव सर हमसे जुड़े। सर ने हमें बहुत सारी जो है बातें बताई और आशा करते हैं कि इनसे आप सीख लेंगे। स्पेशली हमारा जो आज का कार्यक्रम है वह युवाओं के लिए है, युवाओं को सेंट्रलाइज करके जो है आज हमने इस कार्यक्रम को रखा है। तो आप, यदि आपको लगता है कि हम कुछ प्रयास सही कर रहे हैं तो आप हमारा सहयोग करें, सपोर्ट करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और यदि आप चाहते हैं कि कार्यक्रम में हमें किसी विशेष जनप्रतिनिधि को भी बुलाना चाहिए तो आप उनका नाम हमें सुझाव करें, हम उनको भी बुलाएंगे। चलिए, आपका हमेशा विश्वास करने के लिए, हमें सपोर्ट करने के लिए, हमें इतना सारा स्नेह देने के लिए आप सभी का एक बार फिर से उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत